तो आपको क्या लगता है एआई की वजह से जॉब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरे हिसाब से लगता है कि जॉब नहीं जाएंगे। हमेशा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जब आता है तो कुछ जॉब जो है ना वो स्लोली स्लोली कम होते हैं और कहीं तो और ज़्यादा बढ़ने भी लगते ये डेटा इंजीनियरिंग में क्या है होता है पैकेज रेंज आपका? हैं। एज अ फ्रेशर डेटा इंजीनियरिंग में अगर प्रोडक्ट बेस में जाओगे 10 से 15 लाख का रेंज रहता है। अराउंड 5 ईयर्स के आसपास 6 ईयर्स के आसपास आपका पैकेज 30 क्रॉस हो जाता है। पांडास से ज़्यादा पाइसपाक को इसलिए ही यूज़ करते हैं बिकॉज पांडास जो है वो सब लोकल मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। पाइसपाक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज का यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो अभी जब आप बात करते हो डेटा इंजीनियरिंग की, इफ़ आई एम अ फ्रेशर एंड आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आई शुड लर्न टू स्टार्ट माय करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग? आपको सबसे पहले तो पाइथन आना चाहिए। हालांकि आपको कोड लिखना ना पड़े, अगले 2 साल के बाद कोड ना लिखना पड़े, बट आपको कोड में कहाँ इशू है वो फाइंड आउट करने के लिए तो आना शुड चाहिए। अंडरस्टैंड। स्किल लेबर जो है ना वो कम है, लेबर बहुत है, इंजीनियर्स बहुत है, बट एक्चुअली स्किल्ड इंजीनियर्स कम है। अब मैं अगर कोई नए स्टूडेंट रहेगा तो अगर उनको करना है कुछ जॉब पे तो मैं उनको ना यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले इंटर्नशिप कर लो, फिर सेकेंड आप करोगे ना तो स्टार्टअप में काम करना। सबसे पहला काम हमेशा स्टार्टअप में करना है। एनी टिप्स दैट यू वांट टू गिव इट टू द फ्रेशर सो दैट कि वो अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर सके? Hi everyone, my name is Ankush. I am CEO and founder of Learnomet Technologies. Today, along with me, Vinayak is there. He is having around 6+ years of experience. Currently, he is working in data engineering field. तो जैसे आप लोग सब लोगों को पता ही है क्योंकि हमारे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक, एंड काफ़ी लोगों को जानना पड़ता है कि बॉस ये डेटा इंजीनियरिंग होता क्या है, उसमें हम लोगों का काम क्या होता है, ओवरऑल जर्नी क्या होता है, कैसा करियर स्टार्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ना आपको कोई किताब में मिलेंगी, ना आपको कोई ब्लॉग सेक्शन में मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम रियल टाइम एक्सपीरियंस पर्सन। सो हाई विनायक, थैंक यू सो मच फॉर हेलो, कमिंग। थैंक यू। विनायक, अगेन हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल जो आपका जर्नी है, तो आपने आपका जर्नी आईटी में किस तरह से स्टार्ट किया, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? सो ये मुझे थोड़ा जानना अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर कमिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड। सो Okay, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो? okay. So let me tell you something about my background first. So एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा जन्म जो है वो मुंबई का ही है, ठीक है। कल्याण। तो मेरा जो नॉर्मल जर्नी था वो एक नॉर्मल मराठी स्कूल में हुआ, पूरा टोटल वर्नैकुलर। तो एंड आई वाज गुड एट इंग्लिश दैट टाइम, तो स्लोली स्लोली आई गॉट इनटू साइंस फील्ड। मेरे घर में साइंस ना लेने के लिए सबने फोर्स किया, सब सीए पढ़े। तो अच्छा। हाँ, और मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो मुझे साइंस लेना ही था, तो मैंने कॉमर्स लूँगा ऐसे बोल के निकला और साइंस का एडमिशन कर लिया। अच्छा, घर से मतलब आपने बोला कि मुझे दूसरी इसमें एडमिशन हाँ, करना है हाँ, और साइंस में एडमिशन कर लिया। यस। क्योंकि उस टाइम घर का जो परिस्थिति था थोड़ा कम था, ख़राब था। एंड साइंस का फ़ीस आपको पता है, मतलब नॉट ओनली जस्ट 12 तक, उसके बाद इंजीनियरिंग का तो फ़ीस बहुत हाई बहुत रहता ज़्यादा है। है। तो वो नहीं जमेगा, बोले कि आप सीए कर लो। तो सब ने 2-2 घंटा अपना अपना तरीके से, क्या बोलते हैं, बम्बार्डिंग किया, आप कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले लो, और जब लेने गया तो मैं खुद साइंस लेके आ गया। अच्छा। राइट। तो उसके बाद मैंने साइंस अच्छे से पढ़ लिया। पहला पहला साल तो हमेशा इशू होता है, मराठी से इंग्लिश में जाएंगे तब। फिर बाद में अच्छे खासे मार्क्स आए, AIEEE रैंक वगैरह आया था, बट इट वाजंट दैट गुड। सो मुझे जो कॉलेज मिलना था वो सीटी के थ्रू लिया मैंने। तो आई कैन सी आई वॉज अबो एवरेज बट नॉट एट टॉप एलिट। ठीक है। ठीक है। सो क्योंकि मेरे घर का लेवल ही अलग था, आई डिडंट गॉट मच टाइम इन स्टडिंग थिंग्स बिकॉज मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ जब मैं 6th स्टैंडर्ड का था। अच्छा। तो छठवीं में मैं जब छठवीं में था तब मेरी माम का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। तो 60 टीचर्स पड़े थे। अरे बाप तो लाइक मम्मी का पूरा मेडिसिन से लेके एवरीथिंग, लाइक उनको डॉक्टर के पास लेके जाने से इवन ड्रेसिंग तक, हमारा इतना सिचुएशन नहीं था कि हम ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर के पास लेके जाए। तो मेरे पापा ऑलरेडी हॉस्पिटल में एज अ वार्ड बॉय काम कर रहे थे, तो उनको पता था ड्रेसिंग कैसे करना है, और हॉस्पिटल गवर्नमेंट था तो वहाँ से थोड़ा दवाई लेके आते थे। हम खुद ही
ब्रेन का ड्रेसिंग करते थे। तो स्टिचेस था तो इशू इतना ये नहीं था। फिर उस टाइम में इतना था। और स्लोली स्लोली ऐसे ही स्लोली स्लोली पढ़ते पढ़ते मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम में दोपहर का जो लंच था ना वो कोई ना कोई तो टीचर के घर में होता था मेरे स्कूल के। अच्छा। और मेरे स्कूल जो थी बहुत लो लेवल थी, बट टीचर्स बहुत दिलदार लोग थे। अच्छा। तो जो भी मैं सीखा हूँ उनके वजह से ही हूँ। उसके बाद स्लोली स्लोली जब मेरा 12th हुआ, 12th होने के बाद अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि इंजीनियरिंग लेना है बट इतनी फ़ीस कैसे देंगे, बिकॉज माँ की जो मेडिसिन है और उसमें ही बहुत खर्चा जाता था। और उसी टाइम बहुत मुश्किल से पापा के पास सैलरी कमाता था, बहुत छोटा जॉब था पापा का। तो मैंने जब ये एडमिशन लेना था तो बहुत सारे क्लासेस मैंने फाइंड आउट किए। तो कुछ क्लासेस का 2 लाख फ़ी था, कुछ क्लास का 2.5 लाख था। मैंने एक क्लास ऐसा ढूंढ के निकाला जो बहुत नया है, बट उनके अंदर जो टीचर्स है जो सिखाने वाले हैं वो पीएचडी होल्डर्स हैं। अच्छा। और बहुत ढूंढे और ये मिला। और उधर भी मैंने मुझे मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैंने मार्क्स बता के उन्होंने फ़ीस कम कर लिया। उसके बाद मैंने बताया कि मैं सीखूंगा और आपके क्लास मैनेजमेंट भी करूंगा। तो अच्छा। आपका क्लास मैनेजमेंट करने का भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ दे दो, तो वो आप फीस में एडजस्ट कर लेना। ऐसे करते करते मेरे क्लास का फ़ी आपको बिलीव नहीं होगा 19,000 था, तो 11th और 12th। और उस टाइम हमारे क्लास में बाकियों का 1 लाख था तो मेरा 19,000 कर लिया था। उसी टाइम में पेपर और दूध वगैरह वो डाल के थोड़ा सा खर्चा आ जाता था, वो खर्चा मैं इधर यूटिलाइज़ कर लेता था। और क्लासेस में टीचिंग बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और सीखा मैं। और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते टाइम भी ये डाउट था कि यार लाखों रुपए इसकी फ़ीस है, कैसे करेंगे। तो मैंने मेरे पहले उस टाइम बुकलेट आता था, एजुकेशन का जो एडमिशन है एआरसी का बुकलेट आता था। तो बुकलेट मैंने 3-4 बार पढ़ा पूरा। तो उसमें मुझे एक जगह पे पता चला कि अपना TFWS नाम का एक स्कीम रहता है। TFWS, तो TFWS बेसिकली ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम है। जो जिनका इनकम कम है ना उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ट्यूशन फ़ीस जो रहती है प्राइवेट में वो कम हो जाती है। और आपको बिलीव नहीं होगा, ट्यूशन फ़ीस अराउंड लाख रुपीज़ में रहती है, बाकी जो एक्सपेंसेस है बहुत कम रहते हैं। तो मेरा पूरा इंजीनियरिंग 40,000 में हुआ है अच्छा, वो स्कीम की वजह वो से। स्कीम की वजह से। और वो हर कॉलेज में 3 सीट रहती ही है। अच्छा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। और एजुकेशन इंजीनियरिंग में होने के बाद मैं साइड बाय साइड अभी जॉब का जो प्रॉब्लम है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से एजुकेशन किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। और जब हमने एजुकेशन एडमिशन लिया तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा अप था। जब इंजीनियरिंग होके कंप्लीट आया 4 साल के बाद, तब एक्चुअल में देखा जाए तो कम हुआ था। करेक्ट। जॉब्स नहीं मिल रहे थे, और जॉब मिल रहे थे वो इंटरेस्टिंग जॉब नहीं थे, मंडेन जॉब थे। मैं खुद रोजनबर्गर एंटीना की कंपनी है जो जियो के साथ उस टाइम जियो बहुत बड़ा नेटवर्क बना रही थी। तो उनके साथ जितने भी एंटीनाज जो थे उनका इंस्टॉलेशन का काम मैं करता था, उनका कमीशनिंग से लेकर जो टेक्निकल स्टाफ है। एंड मेरे हाथ के नीचे 4 जो नॉन टेक्निकल स्टाफ रहते जो एंटीना फिटिंग करने का काम करते हैं ना, वो था। कुछ 6 महीने वगैरह किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो यही है, इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग किया है क्या। तो फिर मैंने सोचा कि एक थोड़ा रिस्क लेता है, और साइड बाय साइड क्लासेस में टीचिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो आई वॉज टीचिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स वगैरह वगैरह। एंड साइड बाय साइड गेट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन किया, गेट क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद मैंने VJTI जो मुंबई का एलिट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे मैंने MTech किया, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और वहाँ मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने अच्छे प्रोफेसर्स मिले, तब मुझे पता चला कि एलिट कॉलेज में जाने का फ़ायदा क्या होता है। एजुकेशन वाइज सेम ही रहता है, फ़र्क यही है एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। अच्छा। और बहुत कुछ सीखना मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो डबल PhD पोस्ट डॉक वगैरह ऐसे लोग थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मुझे जॉब चाहिए, कोई भी एक्सेंचर इन्फोसिस भी मिल गया ना तो बहुत हो गया, ऐसा था। क्योंकि मेरा घर का जो मैंने ऑलरेडी बताया हालत थोड़ा ख़राब था। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसका जो कुछ इनकम आ रहा है वो थोड़ा घर में दे रहा हूँ। और मेरा इधर एजुकेशन लोन भी लिया था मैंने, VJTI का जो MTech का फ़ीस था उसके लिए। और मेरा यही था कि पहले 3 महीने में ही मुझे VJTI में अच्छा खासा नाम कमाना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी किया, तो मुझे पता चला कि VJTI में 2 बड़े लैब्स हैं
जो लैब में बहुत अच्छे प्रोफेसर उनका गाइडेंस मिलता है, और वो आप वहाँ से निकले तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक लैब था जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली एक नया IoT लैब बना था, वो था। और नीचे काजी सर का लैब था। तो मैंने दोनों जगह अप्लाई किया, और IoT लैब में मुझे लाइक 150 स्टूडेंट्स में मिल गया। तो उधर हम काम करने लगे। मुझे बेसिकली कुछ भी, मतलब हमको सबको जो इंजीनियरिंग किया रहता है हमने, बट हमको कुछ आता नहीं रहता, बस फिजिकल थियोरिकल नॉलेज रहता है। तो मुझे तब समझा कि एक्चुअल में कितना डेप्थ में जाता है सब जो भी हम सीखे हैं, वो लैब में काम करते करते सीखे। और लैब में काम करके रहे, और करिकुलम जो है अपना MTech का वो भी चल रहा है। और उसके साथ IIT में भी मुझे IIT बॉम्बे में मुझे इनविटेशन मिला VJTI को रिप्रेजेंट करने के लिए, IoT रिलेटेड। तो मैं टीम लेके गया था VJTI से, TCube में एक्टिविटी था। फिर वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमको समझा कि IITs के लोग भी इतने अलग नहीं रहते, अपने हमारे जैसे ही रहते हैं, बट दे डू थिंग्स समथिंग डिफरेंटली। दे एक्सप्लोर मैनी थिंग्स बिफोर डूइंग एनीथिंग, और उनका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा रहता है। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उधर गाइड भी किया IITs में, क्योंकि अभी मैं MTech लेवल पे आया हूँ, तो सेकेंड ईयर तक तो गाइड कर ही सकता था। तो उधर जो आए थे मुझसे गाइडेंस वगैरह लिए, तो मुझे समझा कि यार हम भी कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया। और एक सब्जेक्ट था हमारे मतलब करिकुलम में, इट वाज सब्जेक्ट नियर टू बायोमेडिकल डिवाइसेस। और उसमें मतलब एक प्रेजेंटेशन देना था। अभी उसमें चॉइसेस था कि आपको क्या करना है। तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ऐसा कुछ सीखना है जो मुझे यहाँ से बाहर जाने के बाद फ़ायदा होगा, कि मुझे जॉब चाहिए। मैंने पहला जो मेरा प्लान, फर्स्ट प्लान बोलते तो एक प्लान बी, प्लान ए बोलते हैं ना, तो प्लान ए था, वो मेरा क्लासेस फील्ड में ऑलरेडी 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ से मेरे को एक ऑफ़र भी आया था कि आप फुल टाइम आ लो, आपको 10 लाख सैलरी मिल जाएगा एज अ फ्रेशर ही। तो वो एक फर्स्ट था। बट मुझे क्लासेस फील्ड में पता है कितना शेकी रहता है, तो हमेशा उधर ही जा रहेंगे तो मुश्किल है। तो मुझे एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लेना था। तो फिर मुझे एक चीज़ पता चला कि हम अगर पाइथन सीखेंगे, AI सीखेंगे, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी पाइथन सीखना है तो कैसे सीखेंगे, क्लासेस तो लगाने का टाइम भी नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही सीखना स्टार्ट किया। जो भी सीखा हूँ यूट्यूब से सीखा हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यूट्यूब। अच्छा। तो यूट्यूब से पाइथन तो सीख लिया, अभी AI कहाँ से सीखेंगे। AI के लिए तो अच्छा खासा गाइडेंस लगता है। तो मेरे IoT लैब में ही मुझे विकास सर मिले, जो मतलब गेट में टॉपर थे। गेट में उन्होंने उस टाइम टॉपर किया था कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। उनसे मैंने AI सीखा बहुत सारा। और चैलेंज लेने के लिए, जो मैंने बताया बायोमेडिकल का जो प्रेजेंटेशन था, उसमें मैंने अपना हार्ट का जो ECG रहता है, उसका प्रेडिक्शन जो रहता है कि ये जो हार्ट बीट है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, करेक्ट। ये डिटेक्शन का एल्गोरिथम बनाना था। यह एक चैलेंजिंग था, उससे पहले मैंने कभी AI का बनाया नहीं था। तो मैंने ले लिया, और लास्ट के दिन तक मुझे फिगर आउट ही नहीं हुआ कैसे करना है। बहुत मुश्किल हुआ था। मेरे मेरे सारे दोस्त थे, एक सागर, संस्कृति, गणेश, अजिंक्य। तो ये सब मेरे साथ बैठे थे, और मैं ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा था, और सब बोल रहे नहीं यार हो जाएगा, तू कर लेगा वगैरह वगैरह। और वो कैसे वैसे वो प्रेजेंटेशन हो गया। बट उसके बाद ये चैलेंज की वजह से ना, एक अपने को रहता है ना, एक अपना हल्का ईगो हो जाता है कि अरे यार कैसे नहीं हुआ। फिर मैं उस पर ही अटक गया कि यार ये करना ही है। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जो मिल रहा है मुझे, जहाँ से मिल रहा है, जो दोस्तों से पता चल रहा है, सर से पता चल रहा है, कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ बस। वो 6 महीना मेरा भी प्लान था कि मुझे कुछ तो आना चाहिए। और साइड बाय साइड कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं, राइट। तो प्लेसमेंट्स में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, इंटर्नशिप के प्लेसमेंट बेसिकली फर्स्ट ईयर में। तो टारगेट यही था। और मैंने मल्टीपल इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ दिए, बाहर से भी दिए, अंदर से भी दिए, VJTI से भी दिए, बाहर से भी मैंने इंटर्नशाला यहाँ वहाँ से अप्लाई किया था। और मेरे को कोई एंट्री ही नहीं दे रहा था। आप पहले एंट्री तो देखो, करके देखो। इंटर्नशिप में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, बट लोगों के एक्सपेक्टेशन हाई थे बहुत। तो हो नहीं रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मल्टीपल अराउंड 50+ इंटरव्यूज़ दिए रहेंगे। मेरे सर जो थे ना, वो बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा नंबर्स का गेम खेलो, जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे उतना आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने वही किया। और एक दिन एक साथ 3 इंटरव्यू कॉल के ऑफर लेटर्स आ गए। एक IIT बॉम्बे में एक IIT डिवाइसेस नाम से एक स्टार्टअप था, वहाँ का इंटर्नशिप का आया था। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में था, एम्बेडेड्स में था। एक डाइकैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ मतलब इट वाज इन AI, प्रॉपर AI में काम था उसका। और एक जो था VJTI के यहाँ से था। तो ऐसे 3 मुझे ऑफ़र आए थे।
तो अभी मेरे को चॉइस करना था कहाँ से जाना है। तो जो ज़्यादा जनरली लोग क्या होते हैं, जो ज़्यादा स्टाइपेंड देगा, इनकम देगा, वहाँ जाएंगे। तो IITs में मुझे इंटर्नशिप के लिए 50,000 के आसपास ऑफ़र कर रहे थे, और भी जगह 25,000 कुछ तो था। जनरली VJTI का नाम जो है ना, जैसे IIT का नाम रहता है, वैसे VJTI के नाम के बेसिस पे ही बहुत कुछ हो रहा था। बट डाइकेम इंडिया जो मैं बता रहा था, वो इट वॉज अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में ज़्यादा इनकम नहीं रहता उनका, तो वो हम दे नहीं सकते। तो वो बोले कि आपको 2 महीना अनपेड करना है, उसके बाद हम कुछ स्टाइपेंड देंगे अराउंड 5,000 के आसपास, 5,000 to 8,000। आपको इससे 1 साल का इंटर्नशिप करना है। तो अगर कोई बंदा रहता तो वो सोचता कि यार इधर बहुत कम मिल रहा है। बराबर है। बट मैंने एक एक्टिव चॉइस लिया था, मुझे मेरे सर के हिसाब से, जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि आपको जो सीखना है वो पहले सीखो, फिर आप इनकम का सोचो। तो मैंने वहाँ पे ही इंटर्नशिप ले लिया, और 1 साल मैंने डाइकेम इंडिया स्टार्टअप में इंटर्नशिप किया 5,000 स्टाइपेंड में। बट मुझे अभी भी गर्व होता है बताने के लिए कि वो इंटर्नशिप के वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। आज भी मैं जितना भी मतलब लर्निंग को बोलते हैं ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा। मैंने कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस बनाना सीखा, ट्रेनिंग करना सीखा, AI एक्चुअली कैसे वर्क होते हैं वो सीखा। और बहुत अच्छे मेंटर्स मिले। और स्टार्टअप के वजह से ना मैं, और कैसे अपना यंग एज रहता है ना, तो हम रात रात तक काम करते बैठते। तो मैं 1-1 बजे तक अंधेरे में बैठा रहता था ऑफिस में, काम करते रहता था। अच्छा। और रात को 1-1 2-2 बजे घर में आता था। बट मुझे उस टाइम इतना फील नहीं हुआ कि यार अपने को सीखने को मिल रहा है। आई वॉज रियली हैप्पी कि यार मुझे कुछ तो सीखने मिल रहा है। तो चल रहा है, 1 साल हो गया। मुझे ये पता था कि मैं IoT लैब, डॉक्टर दारूवाला सर जो है बहुत रिस्पेक्टेड है VJTI में, उनके अंडर हूँ तो डेफिनेटली उनके कॉन्टैक्ट से कुछ ना कुछ तो जॉब का हो जाएगा। सेकेंड, मेरा क्लासेस फील्ड में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाएगा बाय द टाइम M.Tech कंप्लीट हो। एंड यहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, यहाँ मैं अच्छा काम कर लिया तो यहाँ ऑफर दे देंगे ये लोग। ये मेरा एक प्लान था, कोई ना कोई तो वर्क होगा, ऐसे दिमाग में था। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप सच्चे दिल से चाहोगे ना तो होता है। मेरे को 3 ही जगह से ऑफर आए थे अलग अलग। तो मेरे को खुद बिलीव नहीं था। एक टाइम ऐसा था जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके बाहर आया था, जब मुझे कोई घास नहीं डाल रहा है, और जब मैंने एक्चुअल में सीखा ग्राउंड वर्क करके, तो मुझे समझा कि यार आप जब करके सीखते हो, जो हैंड्स ऑन करके ना, उससे आपको अच्छे ऑफर आते हैं। और उसी टाइम मुझे VJTI में प्लेसमेंट भी मिल गया था। तो VJTI में बहुत अच्छे अच्छे कंपनियाँ थी, जापानीज़ कंपनीज भी आई थी। मैंने उसके लिए जापानीज़ सीखी थी बाय द वे। और उधर भी एक जगह पे लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम था और उधर लास्ट इंटरव्यू था, तो वो कर नहीं पाया। बट मुझे वो बहुत दुख हुआ। बट उसके बाद मेरे क्लास में आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू गेट द जॉब थ्रू द प्लेसमेंट। एंड हमारे सीनियर्स ने बहुत डराया था हमको कि यार कुछ नहीं होता, अभी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को खड़े भी नहीं करते, सब कंप्यूटर वालों को उठाते हैं, ये वो। बहुत डराया था। और हमारे क्लासेस में मेरा सबसे कम परसेंटेज था बाय द वे। अच्छा। मेरा BE का परसेंटेज देखोगे तो 53% है, बहुत कम है। और वो VJTI में जो बंदे आते हैं, मैं गेट के थ्रू आया था, इसलिए मेरा लग अच्छा था कि जो आए ना सबके 9 पॉइंटर अबो थे, सबके 9 पॉइंटर अबो। तो एकेडमिकली मेरा बहुत ख़राब रिकॉर्ड था बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा नहीं था। मैं आई वॉज इन चेस में, एक टाइम पे चेस प्लेयर था नेशनल लेवल। मेरे पास अभी भी रैंकिंग, नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग है, FIDE रैंकिंग है अराउंड 155 के आसपास, 1550। तो आई एम गुड एट चेस। अभी भी कुछ गोल्ड्स भी जीता हूँ कॉरपोरेट्स में। तो इसलिए मेरे मार्क्स जो थे ना वो इतने ज़्यादा हुए नहीं थे। बट VJTI में मैंने वो कवर अप कर लिए। मेरा ओवरऑल पॉइंटर 8 अबो लिया था। मेरे दिमाग में यही था कि मुझे PhD करना है। अच्छा। अगर कुछ नहीं हुआ तो PhD करूँगा, PhD करके कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो पॉइंटर तो मैंने मेंटेन रखा था। और मेरे क्लास में सबसे कम मार्क्स मेरे थे BE के, पर फिर भी मेरा सबसे फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा। और मेरे वजह से लोगों को अंदर से मोटिवेशन आया कि कर सकते हो भाई। अच्छा। और लोग मेरे को पूछ रहे कि क्या किया, कैसे किया वगैरह। तो मैं खुद अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, देखो ये करो, ऐसा करो, आपको कुछ तो कुछ फ़ायदा होगा। पाइथन पढ़ो। मैंने इंटर्नशिप में जो पढ़ा था मैं बस वही बता रहा था। और कुछ लोगों को थोड़े बहुत रेफरेंसेस भी दे रहा था, बिकॉज मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ से बहुत सारे कनेक्शंस बन रहे थे। तो मुझे एक चीज़ पता चला, अगर आपको जॉब के लिए एक्टिव आप देख रहे हो ना, अच्छा जॉब के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, तो इंटर्नशिप करना है। तो वो मुझे उस टाइम पता चला।
और ये उनका भी उसके फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोगों का एक्चुअली में जो उनको डाउट था कि होगा नहीं होगा, बट उन अपने आप सबका प्लेसमेंट्स होने लगा, फटाफट फटाफट होने लगा। और भी आज भी कुछ मेरे दोस्त लोग हैं वो मानते हैं कि मेरे वजह से हुआ, हालांकि अच्छा। उनकी ये मेहनत है। हम्म। और फिर उसके बाद अभी मेरे पास फिर से चॉइस आई, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ से एक ऑफ़र आई थी, जहाँ प्लेसमेंट हुआ वहाँ से एक ऑफ़र आई। और मेरे खुद जो सर थे उनके बहुत इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, तो वो मुझे पीएचडी के लिए बाहर भेजना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको बाहर जाना है क्या कहीं पढ़ने के लिए, पीएचडी के लिए। तो ऑप्शंस थे, बट अभी घर का सिचुएशन अलग था, तो आई टुक द हाईएस्ट ऑफर और वहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट कंपनी वाज लॉजिस्टिक्स नाउ। अच्छा। तो लॉजिस्टिक्स नाउ मुंबई में है, ठाणे के आसपास। और वहाँ पे बैक एंड इंजीनियरिंग में सीखा। अच्छा। बैक एंड इंजीनियरिंग में बेसिकली पाइथन आता है, अजूर अपना जो क्लाउड सर्विसेज वहाँ पे अजूर था। और थोड़ा बहुत मतलब पांडास वगैरह, मतलब डेटा इंजीनियरिंग बहुत कम था वहाँ पे। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, अरे बाप रे। स्टार्टअप से। और बहुत हार्श एनवायरनमेंट था भाई देव वहाँ पे। हार्श मतलब बहुत ज़्यादा काम था, और एज अ न्यू पर्सन वो बहुत कोप अप करना मुश्किल है। अच्छा। हम रात के 2-2 बजे तक बैठते थे। मेरी कलीग जो थी अपर्णा, वो तो हम तो रात तो 1-1 बजे तक बस कॉल में रहते थे, ये काम करते वो ऐसे करते वो सॉल्व करते ऐसा, मतलब हमको कुछ करके दिखाना था, बट काम इतना ज़्यादा था कि हमारा रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा था। राइट। बट ये चीज़ है कि 1 साल में बहुत कुछ सीखा हमने। मैं अगर कोई नए स्टूडेंट रहेगा तो अगर उनको करना है कुछ जॉब पे, तो मैं उनको ना यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप से आपको कॉरपोरेट में क्या होता है, कैसे सीखने को मिलेगा, ये आपको सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटर मिलेंगे, आपको क्या करना है वो बताएंगे। फिर सेकेंड आप करोगे ना तो स्टार्टअप में काम करना, सबसे पहला काम हमेशा स्टार्टअप में करना है। अगर आप स्टार्टअप में काम करते हो तो आप बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो कॉरपोरेट में आपको नहीं पता चलती, वो आप सीखने को मिलोगे। आपको एक ही छोटा काम नहीं रहेगा, बड़े प्रोजेक्ट का छोटा काम नहीं रहेगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट ही रहेगा। हर पूरे प्रोजेक्ट में छोटा छोटा काम जो अलग अलग जगह से है। आप मैं बैक एंड इंजीनियरिंग में था, मैं एपीआई भी बना रहा हूँ, मैं उसको डिप्लॉय भी कर रहा हूँ, मैं क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, डेटाबेस को भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। फिर बाद में काम आया उसको अलग नेटवर्क में लेके जाना है, ठीक है, तो वीनेट लगा दिया मैंने उसका एक सिक्योरिटी मैंने बेटर करने के लिए। फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज आए तो सिंगलटन पैटर्न इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर बाद में हमने कुछ पोर्टल्स बनाए। हम अभी भी उसमें प्राउड करते हैं कि यार हम बहुत फ्रेशर जैसे थे और हमने वो पोर्टल बनाया, आज भी वो पोर्टल वहाँ पे लाइव है। एंड बहुत सारा लाइक क्रोर्स में उनका फ़ायदा हो गया। हमको पता नहीं रहता एज अ डेवलपर कि हम क्या बना रहे हैं, बट जो एज अ बिजनेस पर्सन है उनको पता रहता है कि इसको बेचेंगे तो क्या मिल सकता है। तो आप जो भी बनाओगे वो बस दिल से बनाना, जो भी बनेगा वो मार्वल बनेगा। अच्छा। और मेरे मेंटर बहुत अच्छे थे उस टाइम। ओमकार नाम से जो थे, अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, मतलब बेसिकली कभी कभी तो हाथ पकड़ के सिखाया। अच्छा। लॉकडाउन के पहले वाला पार्ट है ये। उसके बाद अचानक लॉकडाउन लग गया तो हमको टेंशन आ गया, अभी जॉब का क्या होगा, स्टार्टअप है, निकाल देते हैं। लोगों को निकाला भी था उन्होंने कुछ, बट लकीली नहीं निकाला। मैंने सेकंड प्लान भी स्टार्ट हो गया था मेरा उस टाइम, अच्छा। कई कई कॉन्टैक्ट्स लगाना ये वो, बट नहीं निकाला। लक अच्छा था। बट उसके बाद मैंने स्विच कर लिया। उसके बाद मेरा पहला एमएनसी में मेरा जॉब लग गया, वो सर्विस बेस्ड एमएनसी था। तो इट वाज इन पुणे एंड साइबेज उसका नाम। साइबेज इज़ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छे लोग हैं। और वहाँ पे मुझे फिर एक्चुअली डेटा इंजीनियरिंग का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ पे एनालिटिक्स पे थोड़ा काम किया, डेटा को मैनेज कैसे करना है, उसका सेंस कैसे बनाना है, ये वो सब उधर काम था। वहाँ अराउंड अराउंड 2.5 साल काम किया। और उस टाइम मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस ये वो स्टार्ट किया, एआई के सर्टिफिकेशंस थे आईआईटी मद्रास के, तो वो मैंने उस टाइम किया था। और उसके टाइम मेरा दिमाग में यही था कि अभी बैकएंड इंजीनियरिंग से प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग में आना है कुछ भी करके। ओके। दैट वाज माय प्लान। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट वीकेंड के जो मेरा टाइम था मैं हमेशा वो डेडिकेट करता था पढ़ने में। और मेरा दिमाग में यही था कि अभी प्रोडक्ट बेस में ही जाना है। अभी प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त थे वो जो थे प्रोडक्ट बेस में,
तो उन्होंने बताया था कि DSA कर लो, फिर बाद में क्लाउड अच्छा कर लो। तो कंसेप्ट जो थे ना वो रॉक सॉलिड होंगे तो वो हो जाता है। मैंने अराउंड 89 इंटरव्यूज़ दिए थे एक महीने में। मतलब लोगों को बिलीव नहीं होगा कि एक टाइम था लॉकडाउन के बाद, उस टाइम इतना सर्च था जॉब का बराबर कि हर कंपनी को इतने रिक्वायरमेंट्स रहते थे, बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आते थे। तो मेरे के पास एक ही चीज़ था, मुझे बताया था कि अगर कोई इंटरव्यू कॉल चाहिए तो naukri.com पे जाओ, रोज एक अपडेट करना है कुछ। तो मैं क्या करता था, एक डॉट डालता था, फुल स्टॉप का डॉट डालता था, निकालता था, डॉट डालता था, निकालता था, रोज अपडेट कुछ ना कुछ। तो वैसे लिंक्डइन में ही हर जगह में वही अपडेट करता रहता था। और इतने सारे इंटरव्यू कॉल आते थे, मैं शेड्यूल करके करते मेरे को ट्रैक नहीं रहता पता था कि ये इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ है, या किसका इंटरव्यू कल है। तो फिर मैंने फिर एक क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाया। अच्छा उसमें मैंने डाला कि ये कंपनी का ये टाइम पे इंटरव्यू है, इसका हुआ है नहीं हुआ है। मतलब इट वाज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक कंपनी आपको चाहती है अभी। एक टाइम था जिस टाइम आपको कोई भाव नहीं डाल रहा है, और लॉकडाउन के बाद हर एक कंपनी आपको चाह रही है, बिकॉज आपको अभी इतना बैकएंड इंजीनियरिंग और ये सब आ रहा है। और मुझे एक साथ 7 ऑफ़र आए थे। और उसमें कुछ ऑफ़र, एक ऑफ़र था वो कुवैत का था, एक मेरीलैंड USA का था। आई वॉज कितना अराउंड 2.5-3 साल, 3.5 साल का एक्सपीरियंस था मुझे। बट लोगों को इतनी ज़रूरत थी उस टाइम कि ऑफ़र बांटते फिर रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे नॉलेज अच्छा था, मैंने पढ़ाई अच्छा किया था, या पता नहीं। बट बहुत ऑफ़र आए थे, मेरे दोस्तों को भी आए थे। और फिर मेरे पास फिर से अभी एक चॉइस आया मेरा, एक ऑलमोस्ट नोटिस पीरियड ख़त्म होने आया था, और अभी कोई तो ज्वाइन करना है। और नोटिस पीरियड के एंड में मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंटरव्यू कॉल आया था। और अभी ऑप्शन था, मेरे पास ऑफ़र थे अच्छे वाले, तो अभी क्या करना है। तो ऑफ़र मतलब इफ़ यू फाइन आई कैन शेयर द नहीं नहीं, अमाउंट। नंबर्स इट्स अप टू यू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उस टाइम के ऑफ़र के नंबर्स तो थे जो मेरे को अराउंड 200% हाइक दे रहे थे। अच्छा तो 200% हाइक वॉज गुड ऑफर एक्चुअली। और बाहर के ऑफ़र तो बहुत अच्छे थे, लाइक 500% ऑफर्स हाइक थे बाहर वाले जो थे। और फिर मुझे मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो पुणे में ही है उधर से आया था। और फिर हमने वो उसका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लेट तक चला, मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद भी चल रहा था। अच्छा बट आई वॉज फेथ कि ये हो जाएगा यहाँ पे। और मेरा उधर हो गया, एंड आई गॉट अराउंड 250% हाइक। हाइक एंड इट वाज क्योंकि प्रोडक्ट जो बेस्ड कंपनी थे ना वो दे सकते हैं उतना, सर्विस बेस उतना दे नहीं पाती, बराबर। क्योंकि वो सर्विस बेस है। किसी कोई क्लाइंट है जो देगा तब देंगे। तो प्रोडक्ट बेस में जाओगे तो बहुत अच्छा इनकम रहता है आपको। तो फिर MSCI में आने के बाद तो लाइफ एवरीथिंग चेंज, बिकॉज वहाँ पे जो लोग थे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, और हर रोज़ कुछ नया चैलेंज, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है वहाँ पे। आज भी मैं रोज़ सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो नया सीख रहा हूँ। तो दिस वाज माय जर्नी थ्रू आउट द कॉरपोरेट। एंड उसके साइड बाय साइड मेरा मेरा जो प्लान सी, मैं बताया नहीं, प्लान सी ऐसा था कि मुझे मतलब मैंने बताया साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं 2015 से अराउंड 10 ईयर्स बैक अगेन उधर, तब से मैं एस्ट्रोनॉमी के जो सेशंस रहते हैं, टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करना, वो मुझे पसंद था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं खुद एज अ करियर भी करूँगा। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। अभी आप देखोगे तो आसमान में जो भी स्काई जो रैंडमली दिखते हैं, अच्छा मोस्ट ऑफ द स्काई आर लाइक नोन टू मी। अच्छा कॉन्सलेशन क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, वो एक्चुअली स्टार्स में दिखते हैं। हम जो राशि बोलते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, वो नक्षत्र में वैसे दिखते हैं। अच्छा और वो सब मैंने पढ़ा। फिर कैसे ट्रेस करना है आसमान में, जैसे हमारा गूगल मैप है वैसे आसमान में स्काई मैप रहता है। अच्छा तो स्काई मैप पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि कहाँ पे नेबुलास है, कहाँ ब्लैक होल है, मतलब जो एक्चुअली कोर स्पेस टेक्नोलॉजीज है वो सब सीखा। तो आई वॉज डूइंग दिस, लाइक जो भी ये कर रहा है उसके साथ एज अ हॉबी चल रहा था। और मुझे बाय द टाइम ऑफर आया था तो उसी टाइम मुझे यहाँ से भी जो जिनके साथ मैं सीख रहा था ना, तो उनको अभी इसरो के वो स्पेस ट्यूटर है, इसरो के ऑफिशियल स्पेस ट्यूटर है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से भी मुझे ऑप्शन आया था कि यार आप हमारे साथ भी कर लो ऐसा। अच्छा तो बेसिकली एक चीज़ मुझे सीखने को मिला जो मेरे सर ने बताया था कि आप जो भी करोगे
आपके साथ ना मल्टीपल प्लान्स रखो जो एक ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो मैंने वो ऐसे रखे थे, एक नहीं हुआ तो दूसरा होगा ऐसे। बट आई एम नॉट श्योर कि लकीली सभी हो गए, सभी प्लान वर्कआउट हो गए। मेरे पास चॉइसेस आ रहे हैं हमेशा कि आपको कहाँ जाना है। तो आपको बस सीखने पे ध्यान देना है। अगर आप सीख पाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अच्छा। सो दिस इज़ अबाउट माई स्टोरी। हम्म लास्ट वीक मैंने मेरे भाई को भी मैसेज डाला था कि यार हमारा पुराने घर का फ़ोटो जो मेरे थे मोबाइल में, वो मुझे जस्ट ऐसे फ़ोटोज़ में नहीं क्या आते हैं स्नैपशॉट्स राइट वगैरह, राइट तो वो आए थे। बोला अरे यार आई वॉज हियर। हम्म अगर वो घर का हालत देखोगे तो किसी को भी रोना आएगा। और मैंने भाई को मेरा छोटा भाई है वो उसको भेजा था। तो लाइक वेयर वी वेयर, अभी हम कहाँ पे कहाँ पे रह है, रहे हैं? अभी एलिट जगह पे है, हमारे पास हम्म 2 BHK घर है या है, हम्म इन्वेस्टमेंट से सिग्निफिकेंट इनफ, कार है, ये है वो है। तो कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो वो उनको भेजा था। नो दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम, मतलब जिसके पापा वार्डन थे एंड घर पे परिस्थिति ऐसी थी, देन उसके बाद में डायरेक्टली मतलब उसमें भी बीटेक किया, एमटेक किया, उसमें भी इतना सारा रिसर्च किया, एंड देन कमिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से भी डेटा इंजीनियरिंग में आना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग ऑपरेशंस। हाँ बहुत मुश्किल हुआ तो था उस वो टाइम। है। अभी आप जब डेटा इंजीनियरिंग की बात करें, लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट लिटिल बिट। तो अभी आप मतलब आपका जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप कौन से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे हम जो पाइपलाइन बनाते हैं वो पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो एयरफ्लो से करते हैं। अच्छा। तो एयरफ्लोस पे जो डैक्स रहते हैं वहाँ से जो पाइपलाइंस है उनका ऑर्केस्ट्रेशन होता है। एंड जो कोर टेक्नोलॉजी है, बेस टेक्नोलॉजी है, वो डेटा ब्रिक्स है जहाँ पे कंप्यूटेशन चलता है सब। सो यू आर यूजिंग अजूर डेटा इंजीनियर बेसिकली। तो अजूर डेटा अजूर ब्रिक्स क्लाउड, मतलब आप अजूर के साथ यूज़ करें कि कोई दूसरा? अजूर के साथ ही है, अजूर के यस। साथ ही यूज़ कर रहे हैं। फिर एज अ डेटाबेस, कुछ डेटाबेस जो है वो एसक्यूएल के डेटाबेस है। बेसिकली डेल्टा डीबी आपने अगर सुना रहेगा, हम्म तो डेल्टा डीबी हमने रखा है जिसमें बेसिकली प्रीवियस हिस्ट्री भी रहता है स्नैपशॉट्स में। राइट कुछ महीने का हम कंसिडर कर सकते हैं। समझ लो ऐसा हो गया कि अचानक डेटा लॉस हो गया तो क्या करेंगे, तो ये बहुत क्रिशियल डेटा रहता है। राइट तो हम जस्ट प्रीवियस वर्जन पे रिस्टोर करके पूरा डेटा आ सकता है, तो वो वर्जन्स रखता है ओके डेल्टा डीबी। एंड कॉस्मोस डीबी है जो अपने को पता ही है अजूर में है, राइट तो नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो वो भी हम एक जगह पे यूज़ करते हैं। फिर एपीआईस है। अ, फिर टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो डीबीटी है, अभी नया टेक्नोलॉजी आया है विच Right. इज़ यूज टू ऑर्केस्ट्रेट द एसक्यूएल क्वेरीज हम्म बेटर वे। क्योंकि बड़ा अभी हमारे जो क्वेरीज रहते हैं ना, अगर आप कोई भी डेटा इंजीनियरिंग का काम देखोगे तो उनके क्वेरीज पेजेस वाइड रहते हैं, Right. मल्टीपल पेजेस में जाते हैं, इतने बड़े बड़े रहते हैं। उतना हार्ड नहीं रहता उसमें कुछ, बट लिखने के लिए बहुत मुश्किल जाता है। अगर हल्का कॉमा, हल्का ब्रैकेट मिस हो गया तो पूरा क्वेरी एग्जीक्यूशन में फेल हो जाता है और पता नहीं चलता कहाँ इशू है। ओके बेसिकली इट इज़ जस्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग समथिंग, ये उसके अंदर फिर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, कुछ जॉइंस लगाए हुए हैं। तो अगर हम कोर लेवल पे देखेंगे तो हार्ड नहीं है, बट इतना बड़ा क्वेरी है कि मुश्किल हो जाता है। तो डीबीटी जो है वो उसके लिए अच्छा है कि उसमें बस हम डाल देते कि क्या करना है, कैसे करना है। उसमें वैलिडेशंस भी है बाय द वे, ओके। तो वो भी है। इट्स इमर्जिंग प्रोडक्ट, अभी तक पूरा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, बट वी आर यूजिंग दैट। सो एंड बेसिकली आप डीबीटी यूज़ कर रहे हो, एयरफ्लो यूज़ कर रहे हो, अगेन डेटाब्रिक्स, डेटा ब्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट आपका डेटा या ब्रिक्स, मतलब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करते होंगे सारे डेटा ब्रिक्स में करते होंगे, हाँ पाइस्पार्क से, पाइस्पार्क से, यस। राइट? और अभी आपको जब भी कोई सीखना रहता है या मतलब चैलेंजेस तो आपको आते होंगे, तो फिर रोज आप आते हैं। कैसे कर रहे हैं आप उसको मैनेज? अभी जो चैलेंजेस आते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे एक्चुअली सीनियर जो है ना वो, आई एम सो प्राउड कि मुझे जो हमेशा मेंटर बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा। अभी यहाँ पे भी मुझे जो सीनियर्स मिले बहुत अच्छे, जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, तो अपना लेवल का एक कुछ थिंकिंग रहता है, बट मैं उनसे भी सजेशन लेता हूँ हमेशा। कुछ ना कुछ तो अलग सीखने को मिलता ही है वहाँ पे। अच्छा। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए और एक अच्छी बात है कि सॉल्व करने के लिए एक टाइम भी देते हैं। तो वो सॉल्व करने का एक अलग अच्छा वे फाइंड आउट करना रहता है। राइट। तो कुछ अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम पाइस्पार्क में हैंडल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रहती है हमको अगर लैटेंसी कम करना है तो कैसे करना चाहिए उसको, एसक्यूएल में मोस्ट ऑफ द क्वेरी एसक्यूएल में मैनेज कर लेंगे तो लैटेंसी कम हो जाता है। फिर लोकेशन जो रहते हैं अपना डेटाबेस के, उसको अगर ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो लेटेंसी कम हो जाता है।
तो ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स जो है ना, वो हमारे मेंटर्स, जो हमारे बेसिकली सीनियर्स रहते हैं, वही हमारे मेंटर्स बन जाते हैं, राइट? तो वो उनसे सीखने को मिलता है। So do you guys use any AI integration in your project? हाँ, हमने एआई इंटीग्रेशंस किए हैं। आ, अभी रिसेंटली कोपायलट का किया था। अच्छा तो मोस्ट ऑफ द अभी मैं बताना चाहूँगा, पहले हम जब लिखते थे तो पूरा कोड लिखना पड़ता था। अच्छा इवन दो लेट्स एग्जांपल फ्लाश सर्वर बनाना है, तो पूरा फ्लाश सर्वर लिखने के लिए जो पूरा इंपोर्ट से लेके एंड तक सर्वर स्टार्ट करने तक जो भी लिखना है, वो हमको पूरा हाथ से लिखना पड़ता था। बट अभी जो एआई आए है, वो कोपायलट या इवन चैट जीपीटी हैज़ सम एपीआईज, वो खुद लिख के देते हैं। अभी उसके अंदर जो डालना है फंक्शनैलिटी वो आप डालोगे, बट स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, तो अपना बहुत सारा टाइम बच जाता है। अच्छा तो इंटरेस्टिंग, स्टार्ट में थोड़ा ये भी लगा कि अपना जॉब जाएगा अभी, बट नहीं, अपना जॉब नहीं जाएगा। बिकॉज कैसा है कि वो कोड लिखते हैं ना, उसमें भी इशू रहते ही है, कुछ छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही लगता है। बट इट जस्ट कि मतलब जिस चीज़ को पहले 2 घंटे लगते थे अभी वो आधे घंटे में हो जाएगा या फिर Yeah. उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाता है उससे। और मेरे हिसाब से वो सीख भी रहा है ना, मतलब हाँ, इट्स लर्निंग। है ना, वो इंटरनेट कर्सर अगर पता रहेगा आपको, तो उसमें क्लॉड एआई है, वो इतना अच्छा है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल दो, आपको 10 मिनट में वेबसाइट बना देगा पूरा। अच्छा डेटा इंजीनियरिंग का तो पता नहीं, बट वेबसाइट तो ज़रूर बना के दे रहा है वो। अच्छा तो एआई तो लाइक स्लोली स्लोली वो बड़े होते जाएंगे। हमको एआई को सीखेंगे हम कैसे यूज़ करना है, तो हम बेटर हमेशा अपर हैंड में रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है एआई की वजह से जॉब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरे हिसाब से लगता है कि जॉब नहीं जाएंगे। हमेशा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जब आता है, तो कुछ जॉब जो है ना, वो स्लोली स्लोली कम होते हैं और कहीं तो और ज़्यादा बढ़ने भी लगते हैं। जैसे जब .com बूम आया था, तो उस टाइम जो बेसिकली जो वेब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो थी, वो स्लोली स्लोली नीचे गई थी, राइट? और वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। अभी यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया की वजह से फिर से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ऊपर आई है, और अभी इतनी ऊपर आई है कि लोगों का फुल टाइम काम ही वही है, एडिटिंग का, कंटेंट क्रिएशन का। तो दैट डिपेंड्स कि आपका जो कोर्स जो है, बेसिकली अपना अपना जो अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट का हमारा Right. कोर है, पाइथन और ये सब, वो स्ट्रांग रहेगा। आपको अगर सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से आ रहा है, तो ये एआई जो है ना, वो सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर पा रहा है अभी तक, और इतना जल्दी कर भी नहीं पाएगा। अभी तक वो उसके पास कोडिंग के इशू है, बराबर है। सिस्टम सेटअप के इश्यूज है। अगर आप अपने हिस्से में करोगे ना, तो वो आपके ये लोकल वर्जन में चलेगा कि नहीं पता नहीं, आपके लोकल में चला तो क्लाउड वर्जन पे चलेगा कि नहीं पता नहीं, अंदर के जो पैकेजेस है उनके वर्जनिंग के इश्यूज कर डालता है। कोड लिख रहा है, बट अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, अच्छा वो सॉल्व हो जाएंगे। बट सिस्टम डिज़ाइन वाला जो पार्ट है ना, वो हमेशा एक इंजीनियर के पास ही रहेगा, जो मैन्युअली डिस्कस होने के बाद ही होगा प्लान। ओके, सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि मे बी रिपीटेटिव काम जो रहेगा, छोटा मोटा काम है, वो आप एआई कर लेगा, राइट। लेकिन बेसिकली जब भी कोई ट्रबल शूटिंग का काम आता है जहाँ पे आपको कुछ खुद से कुछ डालना है, राइट, वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा आएगा। रहेगा। बैक लाइक अभी सब बात वही करेंगे फिर, क्योंकि सब लोग उसी के बारे में पूछते हैं। डेटा इंजीनियरिंग का मुझे पता है कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आया था। हाँ, दैट टाइम तो लोग ऐसे सिर्फ पूछते थे कि व्हाट इज़ स्पार्क, तो तब जाके भी लोगों को जॉब लग रही थी, क्योंकि स्पार्क उसी टाइम पे थोड़ा सा बूम में आ गया Right. था। अभी जो माहौल आपको दिख रहा है कमिंग टू द पैकेज वाइज एंड जॉब स्टेबिलिटी, आपको क्या लग रहा है रिलेटेड टू द डेटा इंजीनियर? मेरे हिसाब से डेटा इंजीनियरिंग का काम जो है ना, वो बढ़ते जाने वाला है। इवन हमारी कंपनी में भी बढ़ रहा है, वैकेंसीज रोज़ आ रही है। नॉट ओनली इन माय कंपनी, बट मेरे बहुत सारे दोस्त है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी जगह पे हैं। ये बड़ी कंपनी को तो इतना ज़रूरत लोगों रहती है कि क्योंकि नए नए डेटा प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। क्योंकि अभी ऐसे बोलते हैं ना, डेटा इज़ न्यू ऑयल, इट्स ट्रू। हर एक चीज़ ट्रैक होता है, अपने खुद का हमारा जो डेटा है वो भी ट्रैक होता है। अभी वो डेटा जो आया है वो सब रॉ है, उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, उसको कुछ तो सेंस बनाना पड़ेगा। ये काम तो डेटा इंजीनियरिंग करने वाले, डेटा साइंटिस्ट ही करने वाले हैं। तो ये काम रोज़ स्लोली बढ़ते जाने वाला है। अच्छा, और तो जॉब तो बने नहीं वाले। हाँ, आप कोडिंग करोगे कि नहीं वो अलग बात है। एआई बढ़ आएगा, अच्छा, तो आप कोड जो है वो एआई पे डाल लोगे, बट उसका ऑर्केस्ट्रेशन आपको ही करना है, उसका सेंस बनाने का काम जो है वो आपको ही करना है। इतना अच्छा एआई नहीं है अभी भी, और आई डोंट सी इन 5 to 10 years कि इतना बड़ा अच्छा बनेगा एआई कि आपने रिक्वायरमेंट और ख़त्म कर दिया पूरा, हाँ, वो पूरा बिजनेस लोग की रिक्वायरमेंट डाल देंगे और हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना ईजी नहीं है डेटा इंजीनियरिंग का पाइपलाइन। हमने बनाए पाइपलाइन भी छोटा सा डेटा टाइप चेंज हो जाता है तो फट जाती है, और उसको देखना पड़ता है। तो या उसमें मैनुअल इंटरवेंशन रहने वाला है, बट आपको पता रहना चाहिए कि यह एआई का यूज़ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, तो या कितनी पाइपलाइन चलती है आपकी दिन भर में? बहुत ज़्यादा, मतलब
आपको पता कैसे चलता है कि कोई पाइपलाइन फट गई? तो अगर कोई पाइपलाइन फटी है ना, तो उसके बेसिस पे नोटिफिकेशंस प्लान किए रहते हैं। अच्छा। तो कोई ईमेल नोटिफिकेशंस रहते हैं, कोई नोटिफिकेशंस जो रहते हैं वो कई पुश नोटिफिकेशंस दिए रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वहाँ पे पुश नोटिफिकेशंस डाले रहते हैं। और कुछ मॉनिटरिंग के लिए भी लोग रहते हैं, कुछ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स भी लगाए रहते हैं हमने उस पर, लॉगिंग के लिए वगैरह। और एयरफ्लो का फ़ायदा यही है कि कोई पाइपलाइन फटती है तो वो ऑटोमेटिक मेल भेजता है। और भी कैसे है, पहले हम जो बना देते बेसिकली जो अजूर वाली पाइपलाइन बना देते, उस पर विजिबिलिटीज़ नहीं रहते थे ज़्यादा कि पाइपलाइन फटी है तो कैसे फटी है, कहाँ पे क्या एरर है, क्योंकि मल्टीपल पाइपलाइन वहाँ पे ही चल रही है, ढूंढना पड़ता था कहाँ पे। ओके। एयरफ्लो में वो सब इजीली मिल जाता है आपको कहाँ तो पे है। डेटा फैक्ट्री भी तो ऑर्केस्ट्रेशन ही करता है ना? हाँ, डेटा फैक्ट्री भी ऑर्केस्ट्रेशन ही करता तो ये लाइक एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं क्या, डेटा फैक्ट्री एंड एयरफ्लो? है। दे आर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आई कैन से, Okay. डेफिनेटली। और सेम ही सिमिलर ही है, सब दोनों में सिमिलर ही है। अच्छा। बेसिकली एयरफ्लो थोड़ा इजी है रीड करने के लिए, काम करने के लिए। एयरफ्लो में कुछ हल्के छोटे छोटे बग्स है, नॉट बिग, कैशे के ज़्यादा इश्यूज है, बट वो इट डजेंट मैटर इन एक्चुअल ऑर्केस्ट्रेशन। अच्छा। तो अभी जब आप बात करते हो डेटा इंजीनियरिंग की, इफ़ आई एम अ फ्रेशर एंड आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आई शुड लर्न टू स्टार्ट माय करियर इनटू द डेटा इंजीनियरिंग? ओके ओके, एज अ फ्रेशर ना, आपको सबसे पहले तो पाइथन आना चाहिए। हालांकि आपको कोड लिखना ना पड़े, अगले 2 साल के बाद कोड ना लिखना पड़े, बट आपको कोड में कहाँ इशू है वो फाइंड आउट करने के लिए तो आना चाहिए, अंडरस्टैंड। राइट। फिर आपको डीए से 100% आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको इफ़िशिएंट कोडिंग कैसे, अभी आपका जो एआई है ना वो इफ़िशिएंट कोडिंग नहीं करता। वो जो कोड लिखता है वो नॉर्मल जो एक फ्रेशर लिख पाएगा ना उतना कोड लिखता है, वो उतना इफ़िशिएंट कोड नहीं लिखता। कभी कभी तो कुछ कुछ चीज़ें रिडंडेंट रहती है, आपको निकाल के फिर से कुछ अच्छा बेटर लाइन लिखना पड़ता है। कुछ लूप्स ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ज़रूरत नहीं रहता, हम उसको कुछ अलग वे से मैनेज कर सकते हैं, हैश मैप वगैरह लगा के कर सकते हैं। तो एआई उतना बड़ा अच्छा नहीं है, तो आपको डीएसए भी आना चाहिए। और आपको डीएसए आएगा ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी आता है कि डेटा को कैसे मैनेज करना चाहिए कम रिसोर्स में, रिसोर्स कम को यूज़ करके कैसे मैनेज करेंगे। आपको स्पाइसपार्क जो है वो बहुत अच्छा एडवांटेज आया है अभी, पांडास से ज़्यादा पाइसपार्क को इसलिए ही यूज़ करते हैं बिकॉज पांडास जो है वो सब लोकल मेमोरी का यूज़ कर रहा है, पाइसपार्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज का यूज़ कर रहा है, राइट। तो उसके वजह से बहुत लार्ज डेटा जो है ना वो भी मैनेज हो सकता है, बहुत सेकेंड मिनी सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है पूरे क्वेरीज और एवरीथिंग। वेर एज आप पांडास में करोगे बहुत ज़्यादा डेटा है ना तो मिनट्स लेगा वो फिर प्रोसेस करने के लिए, और उससे ज़्यादा डेटा रहेगा, लाइक उसका लिमिट है, उसके लिमिट के बाद डेटा रहेगा तो वो मेमोरी एरर दे देता है, उधर ही रुका देता है वो। पाइसपार्क में आपको कभी नहीं मिलेगा, वो डिपेंड ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर डिपेंड रहता है, तो वो है। सो बेसिकली यू आर सेइंग द पर्सन शुड हैव अ नॉलेज अबाउट एसक्यूएल, आना चाहिए उसे, एसक्यूएल डेफिनेटली आना पाइथन आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, पाइसपार्क, पाइसपार्क एंड जैसे आप अजूर पे काम करते हो तो मे बी एक आधा क्लाउड अजूर, टेक्नोलॉजी आना चाहिए। यस, एक क्लाउड टेक्नोलॉजी आना चाहिए। अभी क्लाउड टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो अजूर एंड AWS जो है वो बूम पे है, अच्छा। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको वही मिलेंगी, एक्सेप्ट कुछ कंपनीज में कुछ GCP भी है। तो डेट डिपेंड्स आपको क्या किस में जाना है। अभी आप जो कंपनी में जाना चाहोगे उसका क्लाउड सीख लेना, अच्छा। टारगेट कर लो। मैंने मेरे टाइम पे 90 कंपनीज की लिस्ट बनाई थी, मेरे को यहाँ जाना है, और वहाँ के सब टेक्नोलॉजी सब ऑनलाइन ही मिलता है। आप क्लासडोर पे जाओगे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो आपको पता रहता है कि इधर क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वही टेक्नोलॉजी पढ़ के रखोगे तो वही टारगेट करोगे तो वहाँ ले जाओगे आप। करेक्ट। ये डेटा इंजीनियरिंग में क्या होता है पैकेज रेंज आपका? डेटा इंजीनियरिंग में पैकेज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा फ्रेशर 3+, लेट्स टेक एग्जांपल 6+ एंड 10+। ओके ओके, एज अ फ्रेशर डेटा इंजीनियरिंग में अगर प्रोडक्ट बेस में जाओगे तो 10 से 15 लाख का रेंज रहता है एज अ नॉर्मल कॉलेज गए, नॉट IITian। IITian का कुछ अलग हो सकता है, वो हम लोग वो IITian अपना पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं। तो यस 10 से 15 इज ऑल्सो वेरी गुड पैकेज फॉर अ फ्रेशर। ओके। एंड अराउंड 3 इयर्स के बाद अगर आप देखोगे डेटा इंजीनियरिंग में आपका पैकेज इजीली 25 तक क्रॉस हो जाता है। ओके। इफ़ यू हैव गुड कमांड इन दिस होल SQL, PySpark, Python, एंड अराउंड 5 इयर्स के आसपास, 6 इयर्स के आसपास आपका पैकेज 30 क्रॉस हो जाता है ओके। डेटा इंजीनियरिंग में। एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक
ऐसा नहीं है कि यार गूगल वालों को या माइक्रोसॉफ्ट को मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड आप कंपनी, इवन स्टार्टअप्स भी अभी 35 तक 40 तक देते हैं 6 ईयर के बाद. सो दैट्स फॉर वेरी आपने अपने बाजू में सबसे ज़्यादा पैकेज कितना देखा, जो आप मतलब जिसको आप जानते हो? आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम. ओके. सबसे ज़्यादा पैकेज आपने देखा होगा कि हाँ अरे यार इसका बहुत बड़ा पैकेज है. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्चुअली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह में हैं. उनके पैकेज बहुत अच्छे हैं, लाइक 80 lakhs, अच्छा. 60 lakhs, ऐसे पैकेजेस है उनके एज अ डेटा इंजीनियर एज अ डेटा इंजीनियर. तो क्या करते हो लोग पैसे का इतना? उनको भी पता अभी. अपना नहीं. बट ये है कि आप डेटा इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपके पैकेज एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं. अच्छा. आपको अगर अच्छे से डेटा को मैनेज करना आ रहा है ना, तो दे विल नॉट लूज यू, बिकॉज आपको मतलब ये लगेगा कि ये ऐसा है या नहीं, पता नहीं कैसे, बिलीव नहीं होगा कि डेटा इंजीनियरिंग बहुत स्कैरसिटी है डेटा इंजीनियरिंग की. बहुत मतलब हमारी कंपनी भी ढूंढ रही है, महीनों से इंटरव्यूज ले रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मिल रहे अच्छे से. अच्छा. तो स्किल लेबर जो है ना वो कम है, लेबर बहुत है, इंजीनियर्स बहुत है, बट एक्चुअली स्किल्ड इंजीनियर्स कम है. तो अगर आप स्किल्ड हो, आपको ये सब टू द पॉइंट लेवल कैसे होता है, हर एक चीज़ को क्यों पूछो, आपको पता रहेगा, तो आपको 100% बता सकते कि कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगी आपको कंपनी डेटा इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनको चाहिए. सो बेसिकली रिक्वायरमेंट बहुत है, बट स्किलफुल रिसोर्सेस नहीं है, नहीं आप है. बोल रहे हो. मतलब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, क्यों सब एनी टिप्स दैट यू वांट टू गिव इट टू द फ्रेशर सो दैट कि वो अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर सके? अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, अगर उसके बेसिस पे मैं कोई एडवाइस दे पाऊँ, क्योंकि मैं तो कुछ बड़ा कुछ नहीं किया हूँ, बट हाँ जिस जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मैं जो सीख पाया हूँ वो मैं बता पाऊँगा. कि आपको अगर डेटा इंजीनियरिंग में करियर करना है तो आपको पाइथन आना चाहिए अच्छे लेवल पे. पाइथन में आप ओप्स कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए, आपके सर्वर्स बनाना आना चाहिए, आपको फ्लाश सर्वर, कैशे मैनेजमेंट आना चाहिए, क्लाउड कनेक्शंस आने चाहिए, और उसके साथ साथ फिर एसक्यूएल जो है वो अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए. एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. और मोंगोडीबी आप सीख लोगे थोड़ा बहुत तो भी बहुत फ़ायदा है उसका, क्योंकि मोंगोडीबी जो है वो भी अभी स्लोली बूम आ रहा है. फिर भी एसक्यूएल को रिप्लेस नहीं करेगा, एसक्यूएल बहुत स्ट्रांगली चल रहा है डेटा इंजीनियरिंग में. फिर एसक्यूएल, पाइथन एंड बेसिक क्लाउड, ठीक है, ये पता चल गया आपको, आप एंट्री कर लोगे. पाइस्पार्क देखोगे आप, पाइस्पार्क इतना हार्ड नहीं है, पाइथन का ही छोटा पार्ट है वो. तो आप वो सीखने के लिए आपको टाइम नहीं जाएगा ज़्यादा, कर लोगे आप. पाइथन, पाइस्पार्क, क्लाउड, एसक्यूएल, दैट्स इट. बाकी आप सीखते सीखते सीख लोगे, जहाँ पे आप काम करोगे सीख लोगे. ये एयरफ्लो वगैरह, डेटा ब्रेक्स, ये सब आप उधर सीख लोगे. नहीं, लेकिन आपका काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी था जहाँ से आप आए हो एंड यहाँ तक. मतलब डेफिनेटली मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है या फिर, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे हमेशा रहेगा, सो जो लोग भी ये पूरा आपका जर्नी सुनेंगे उनको काफ़ी मोटिवेट होने वाला है. मोस्टली लोग टेक्निकल भी बातें करते हैं लेकिन पर्सनल थोड़ा सा सोचते हैं. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग एंड होपफुली जो आप घर में कुछ भी कर रहे होंगे, भले ही आपका प्रेजेंट कुछ भी हो, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. बट उसके लिए आपको अगेन ऐसा नहीं है कि घर पे बैठने से कुछ होगा, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मोटिवेटिंग टू आवर पीपल. So very soon we will be uploading this to our YouTube channel, as well as you can share with your friends, colleague and everyone. So thank you for giving your time and मतलब इससे हमारा भी मतलब काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि हमने आज काफ़ी अच्छी चीज़ें लोगों को दी है यहाँ से. अगर मैं बोलूँ कि मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट हो पाया, क्योंकि मैं आई वॉज अ टीचिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे पता है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. आई वॉज अ स्टूडेंट एट सम पॉइंट टाइम. सो अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो पाया लोगों को तो आई एम रियली हैप्पी, और आई होप इससे कुछ हो लोगों को हेल्प और होप आ जाए. नो वरीज, हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जो शेयर करना चाहते हैं. वी आर गोइंग टू अपलोड हिज लिंक्डइन ID into the description of this video. You guys can connect with him. Okay, if you have any doubts, anything, जो भी आपको गाइडेंस लेना है, हम लोग भी है, विनायक भी है, तो आप लोग उनसे रीच आउट कर सकते हैं. श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.